नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। शाम के 6 बज गए हैं और अब वक्त हो चला है लोकतंत्र का। आज लोकतंत्र में सबसे पहले बात करेंगे ईरान के हिजाब क्रांति की, जहां हिजाब के खिलाफ बीते 10 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि ये आंदोलन अब तख्ता पलट में तब्दील होने वाला है। आपको इस आंदोलन की 5 हीरो से भी मिलवाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर होगी बिहार के सच बोलने वाले नेताजी, जो अपने विभाग की ही पोल खोलते दिख रहे हैं और अपनी सरकार के लिए फजीहत खड़ी कर रहे हैं। तो आज की तीसरी खबर होगी राजस्थान में सियासी भूचाल की, जहां अब कांग्रेस के सामने शर्त वाला अग्निपथ है। और आज की चौथी खबर होगी अंकित मर्डर केस से जुड़ी हुई। सवाल यह है कि आखिर रिजॉर्ट में इतनी लड़कियों का राज, कितने और राज छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। ईरान में माशा अमीनी की मौत से शुरू हुआ हिजाब विरोधी आंदोलन अब बहुत बड़ा हो चुका है। इतना बड़ा कि सुप्रीम लीडर्स तक इसकी आग पहुंचने लगी है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे हुआ। तो जवाब है वो 5 लड़कियां जो पुलिस की गोली से मारी गई। इन 5 लड़कियों को ईरान में शहीद के तौर पर देखा जा रहा है। और अब लड़ाई सिर्फ हिजाब की नहीं, बल्कि लड़ाई अब इंसाफ की हो गई है। गूंजी आजादी की आवाज, आर पार एट हिजाब। सड़कों पर गदर, ईरान में बदलाव की लहर। ईरान को बदल देंगे हवा में लहराते हिजाब। बदलाव की आहट, ईरान में होगा तख्ता पलट। दस दिनों से ईरान में जो आग लगी वो अब सुप्रीम लीडर की कुर्सी तक पहुंचने लगी। महिलाओं ने जिस तरह बदलाव का मोर्चा संभाल रखा है, उससे ईरान में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। क्योंकि हवा में लहराते हिजाब हवा का रुख बदलने पर आमादा हो गए हैं। लेकिन यह आवाज इतनी बुलंद कैसे हो गई, अब वो समझें। माशा अमीनी, हदीस नजाफी, गजल चेलावी, हानेना किया, महसा मोगोई, मीनू माजिदी, इन 6 लड़कियों को सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि इन्होंने आजादी मांगी। इन 6 लड़कियों को सिर्फ इसीलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि ये अपना हक मांग रही थी। इन्हें सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि इन्होंने पूरे ईरान की महिलाओं की लड़ाई लड़ी। माशा अमीनी, इस नाम से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन अफसोस कि यह दिन देखने के लिए माशा जिंदा नहीं बची। इनकी गलती बस इतनी थी कि उनके सिर पर हिजाब नहीं था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की पुलिस ने माशा को इतनी बेरहमी से पीटा कि कस्टडी में उनकी मौत हो गई। माशा की मौत के बाद अब ईरान में मानो तूफान आ गया है। शहर शहर महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं और अपना हक मांगने लगी। इस आंदोलन का असर क्या हो रहा है वो देखिए। ईरान की महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ने लगी हैं, बोलने लगी हैं, अपनी आवाज उठाने लगी। خب بردهداری هم یه روز قانون بود. چرا به قانون بد نباید احترام گذاشت؟ کثافت. به تو ربطی نداره. به تو ربطی نداره. باریکلا آقا، شما سعی کن با 4 تا موی یه خانم تحریک نشی. شما سعی کن نگاه نکنی با 4 تا تار مو تحریک نشی. شما اگه با 4 تا مو تحریک بشی بهتره بری جلو خودت نگه. ईरान में महिलाओं की आवाज को दबाने वाली सुप्रीम लीडर की फोर्स को इन्होंने सीधी चुनौती दी। हिजाब हटाकर अपने बालों को बांधते हुए इस लड़की की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई। इस तस्वीर को देखकर कई लड़कियां अपने घरों से बाहर निकली, लेकिन ईरान की पुलिस ने हदीस को गोलियों से भून दिया।
20 साल की हदीस की मौत के बाद ईरान में महिलाओं का गुस्सा और बढ़ गया है। अब ईरान में 31 प्रांतों के 80 से ज्यादा कस्बों और शहर में महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं। विरोध में अपना हिजाब उतार दिया है, अपने बालों को काट रही हैं। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 50 लोगों की मौत हो चुकी है। बत्तीस साल की गजल चेलावी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस ने इनके सिर में गोली मार दी। गजल एक पर्वतारोही थी, इन्हें अमोल शहर में गोली मार दी गई। 23 साल की हनेना किया, 18 साल की महेसा मोगोई और 2 बच्चों की मां मीनू माजिदी, इन्हें भी सुप्रीम लीडर की फोर्स ने मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ ईरान में रहने वाली महिलाएं ही नहीं, ईरान के बाहर रह रही ईरानी मूल की महिलाएं भी अपने तरीके से इस क्रांति का हिस्सा बन रही हैं। मसीह अली नेजाद एक पत्रकार है जो मौजूदा वक्त में न्यूयॉर्क में रहती है। मसीह सालों से ईरान की महिलाओं के हक की बात कर रही हैं, लेकिन साल 2009 में इन्हें अपना देश छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। अब सोशल मीडिया के जरिए ये ईरान की क्रांति को पूरी दुनिया में फैला रही हैं। ईरान में मौतों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, इस प्रदर्शन में पुरुष भी शामिल हैं। जावेद हैदरी भी ऐसे ही एक प्रदर्शन का हिस्सा थे, लेकिन पुलिस की गोली ने इन्हें छलनी कर दिया। अब उनके कब्र पर इनकी बहनों ने हिजाब उतारकर अपने बाल काटकर विरोध दर्ज किया। यह वीडियो पूरी दुनिया में फैल रहा है और अब इस तस्वीर के जरिए विरोध की आवाज और बुलंद हो रही है। तो देखिए, हिजाब के खिलाफ कैसे लोगों के मन में इतना गुस्सा है, ये तो इन तस्वीरों से साफ हो चुका है। लेकिन अब ये गुस्सा ईरान में तख्ता पलट का भी रुख लेता जा रहा है। जिस सुप्रीम लीडर को ईरान के लोग खुदा मानते थे, अब उनके पोस्टर्स फूंके जाने लगे हैं। ईरान में मौजूदा क्रांति शुरू हुई हिजाब के नाम पर, लेकिन अब इसका असर ईरान में तख्ता पलट भी हो सकता है, क्योंकि जनता कल तक जिस सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्लाह खान खामनेई का हर हुक्म सिर झुकाकर मानती आई है, अब वही जनता उसी सुप्रीम लीडर के मुंह पर गालिख पोत रही है। लोगों में गुस्सा इस कदर है कि खामनेई के वजूद को ही मिटा डालने पर आमादा है। खामनेई के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया गया है कि ईरान की राजधानी तेहरान में लगी खामनेई की सबसे बड़ी तस्वीर को लोगों ने आग लगा दी। बाईस साल की महसा अमीनी की मौत ने 80 के दशक से चली आ रही इस्लामिक बंदिशों की चूड़ें किस कदर हिलाई हैं, तस्वीरें उसकी खुद गवाही दे रही हैं। लोगों ने खामनेई के अहंकार की इस निशानी, इस मूर्ति को खामनेई के गृहनगर मशहाद में ही आग लगा दी। सोशल मीडिया में वायरल इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लोग उनकी मौत की दुआ मांग रहे हैं। ईरान से आई इन तस्वीरों के बारे में ईरान तो क्या, दुनिया के किसी भी देश ने नहीं सोचा होगा। लेकिन सालों से जिस एक कानून ने मुल्क की महिलाओं को बेड़ियों में बांध कर रखा था, अब उस कानून के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया है, जिसके बाद सुप्रीम लीडर की कुर्सी खतरे में। अगर आने वाले वक्त में ईरान में तख्ता पलट हो जाए तो चौंकने वाली बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बिहार की कहते हैं कि नेता मंत्री अक्सर सच नहीं जान पाते या बोल पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच को जानते नहीं है या फिर उन्हें अधिकारियों के खेल के बारे में पता नहीं होता है। दरअसल बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी इस बात को पहले से जान रहे थे, जिसे उन्होंने अब सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है और इसे ठीक करने के उन्होंने उपाय भी बताए हैं। हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि एक मंत्री ने कैसे अपने विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी। देखिए ये पैकेज।
तबाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। सच कड़वा होता है, इसीलिए देश में आज की तारीख में ऐसे कम ही नेता हैं जो सच कहते हैं। 50,000 लेकिन बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कसम खा ली है, जो भी कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तभी तो वो जब भी बोलते हैं अपने विभाग की पोल खोलने लग जाते हैं। आप तबाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। 50,000 अब बिहार के कृषि मंत्री ने अपने विभाग में घूसखोरी की पोल खोल दी है। बिहार के कैमूर में किसानों को संबोधित करते हुए बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने यहां तक कह दिया कि मेरे विभाग के अधिकारी भ्रष्ट हैं, 25-50 हजार की वसूली करते रहते हैं। कोई इधर देखते हैं कि अच्छा अधिकारी आ जाए, ये हालत है हमारे विभाग। 50,000 वसूलता है अधिकारियों से, 25,000 तो मैं उनके बोल रहा हूँ, लेकिन आप तबाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। मंत्री जी की ईमानदारी के चक्कर में बिहार के कृषि विभाग के अधिकारियों पर बार बार सवाल उठते हैं और इस बार तो मंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़कर ये तक कह दिया कि अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करे तो उसकी पिटाई कर दे। पीटिएगा उस अधिकारी को, कारोबारियों को बोल रहे लोगों को कि तुम्हारा तुमको है ही नहीं, कैसे घूम रहा है, मेरा अधिकारी भेजेंगे यहाँ पर। कोई इधर देखते हैं कि अच्छा अधिकारी आ जाए। ये पहली बार नहीं है जो बिहार के कृषि मंत्री ने ऐसी कोई बात कही हो। इससे पहले तो वो यहाँ तक कह चुके हैं कि वो चोरों के सरदार हैं, क्योंकि उनके विभाग में चोर भरे पड़े। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार है। अब सरदारी लगाएंगे, जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला ठोकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे। ऐसा नहीं है कि सुधाकर सिंह की जुबान फिसल जाती है, वो ऐसे चंद नेताओं में से हैं जो जानबूझकर सच बोलते हैं, क्योंकि जब उनके चोरों के सरदार वाले बयान पर उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने 2 टूक जवाब भी दिया। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ, मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। सुधाकर सिंह इधर सच बोलते हैं, उधर बिहार के कृषि विभाग पर सवाल उठते हैं, सरकार पर सवाल उठ जाते हैं। ऐसे में नेताजी खुद अपनी सरकार के लिए फजीहत खड़ी कर देते हैं। लेकिन चलिए कम से कम सच तो बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए बिहार से अब रुख कर लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान कांग्रेस की बात, जहां सीएम पद को लेकर जबरदस्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जिसमें एक तरफ तो सचिन पायलट हैं और दूसरी तरफ है अशोक गहलोत, और अब इसके बीचों बीच है कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई। सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं, क्या गहलोत दोनों पद अपने पास रखना चाहते हैं या फिर वो किसी खास को राजस्थान की कुर्सी दिलाना चाहते हैं? तो कुल मिलाकर कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, और इसके साथ हो भी यही रहा है, तय हो चुका है। ये सियासी घमासान अभी खत्म होने वाला है या आगे भी चलता रहेगा? कांग्रेस पार्टी में एक दुविधा सुलझती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। लग ही रहा था कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए जो खींचतान हो रही है वो सुलझ गई, तो अब राजस्थान में नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है। राजस्थान में एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट की जंग छिड़ी हुई है। अभी तक जो बाजी गहलोत के पाले में दिख रही थी, अब वो पलटती दिख रही है। कांग्रेस आला कमान गहलोत गुट पर सख्त होता जा रहा है। खबर है कि गहलोत कैंप के 2 विधायकों पर कार्रवाई हो सकती है। ये 2 विधायक हैं महेश जोशी और शांति धारीवाल, जिन्हें कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी है। आपको बता दें कि शांति धारीवाल के घर ही कल मीटिंग हुई थी। इन नेताओं से पूछा जाएगा कि आप पर कार्रवाई क्यों ना। विधायक दल की बैठक के वक्त पैरेलल बैठक का क्या मतलब है? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को राजस्थान भेजा गया था, जो अब पूरी रिपोर्ट लेकर सोनिया गांधी के पास पहुंच गए हैं। बैठक बुलाई थी और उस संबंध में जो भी हमको कहना था आज सुबह मैंने कह दिया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए अब 10 जनपद कांग्रेस अध्यक्षा को हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। सर, कमलनाथ दिल्ली आए हैं, मैडम से मिलने जाएंगे आप? देखिए, हमें कुछ इस चीज के बारे में सिर्फ इसके
कि हम वहां से यहाँ आए हैं और सीधे 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खड़गे जी और हम दोनों के दोनों जाएंगे। अभी जा रहे हैं, क्या निराश है, क्या निराश है? अभी इसी वक्त हम जाएंगे। जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। दिल्ली में क्या फैसला होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इधर गहलोत कैंप के विधायकों ने 3 शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे गहलोत कैंप के 102 विधायकों में से ही अगला सीएम चुना जाए और गहलोत के पसंद को प्राथमिकता दी जाए। इससे पहले जब यह खबर सामने आई कि गहलोत के बाद सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो गहलोत कैंप के विधायकों ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अब इन सब सियासी खबरों के मायने क्या हैं, वो समझिए। गहलोत गुट के एमएलए नाराज हैं, इसका मतलब नए सीएम पर फैसला टल सकता है। विधायकों का इस्तीफा मतलब पायलट का सीएम बनना मुश्किल। गहलोत गुट की 3 शर्तें मतलब आला कमान पर दबाव, विधायकों के बगावती तेवर यानी गहलोत का खुला समर्थन, अशोक गहलोत की चुप्पी यानी आला कमान को सीधी चुनौती नहीं, सचिन पायलट की खामोशी यानी नंबर गेम में वो फिलहाल कमजोर है। कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, ये तो तय है और साथ ही ये भी तय है कि आगे कई चुनौतियां और बाकी हैं। दिल्ली से रंजीत हजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सीएम गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं। हालांकि गहलोत के करीबी एक नेता का दावा है कि वो खुद उम्मीदवारी नहीं छोड़ेंगे। अब कांग्रेस नेतृत्व के फैसले का इंतजार है। तो बड़ी खबर इस वक्त की और कुछ सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए, अजय माकन जो कि बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचे हुए थे, रिपोर्ट तैयार कर आलाकमान से मुलाकात कर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर अजय माकन ने अपनी रिपोर्ट में, अपने एनालिसिस में क्या कुछ दावे पेश रखे होंगे? मीडिया से इस वक्त वो बातचीत करने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस का अब रुख है इस लड़ाई को लेकर, ये सुनते हैं। बैठक में क्या बात हुई? ये आप नीचे रखो साइड पे। कहाँ जगह है? इधर रखो कहीं। चलिए हो गया सर सबका। हाँ देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा मैं यार जगह कहाँ है? जगह कहाँ, इस पर गिर जाएंगे सारे। चलिए मैं अब शुरू कर रहा हूँ। ये दोनों सेम ही तो हैं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे उसके बारे में विस्तार को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। आज सुबह जयपुर के अंदर मैंने 2-3 बातों को बताया था जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर, उनकी सहमति से, उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे।
और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है। और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी, तो फैसला वहां पे नहीं, फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कांग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता। तो ये स्पष्ट हम लोगों ने कल से सब लोगों को कह रहे थे, अभी दोबारा से कहना चाहते हैं। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक़्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि सब हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सकें, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए जो लोग उस वक़्त 2 साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पर हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा, आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए एक मिनट, हमने सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है। वो तो अजय माकन को इस वक्त आप सुन रहे थे। सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कल विधायकों के साथ बैठक से पहले और बाद जो कुछ बातचीत हुई थी, बिना किसी शर्त हमने सोनिया गांधी को पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। विधायक दल ने जो 3 शर्तें रखी थी, वो शर्तें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करती हैं और ऐसे में ये तमाम बातें सोनिया गांधी के सामने रख दी गई हैं और आलाकमान विचार विमर्श के बाद फैसला ले सकता है। आज बात अंकिता भंडारी की मौत मिस्ट्री को लेकर। अंकिता भंडारी की मौत के बाद से सवालों की फहरिस्त हर दिन लगातार लंबी होती जा रही है। गम के बीच परिवार के लोगों का गुस्सा भी अब बढ़ता जा रहा है। प्रशासन को लेकर भी कई तरह के आरोप लगने लगे हैं, जैसे ये कि क्या अंकिता के गुनहगार को बचाने की कोशिश की जा रही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अंकिता कोई अकेली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना घटी। उसके जैसी और भी कई लड़कियां ऐसे रिजॉर्ट के जाल में पहले भी फंस चुकी हैं। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। मेरी बेटी को दिखाओ, बताओ जो मेरी बेटी को वहाँ ले गए दबाव में डाल के, मेरी बेटी को यहाँ लाओ, मैं देखना चाहती हूँ अपनी बेटी को। मेरी बेटी को लाओ यहाँ।
हमारी मांग है, समस्त उत्तराखंड या भारतवर्ष की पूरी मांग है कि फर्स्ट ट्रैक के अंदर इनको फांसी की सजा दी जाए। 19 साल की एक लड़की अंकिता भंडारी की मौत के पीछे जितने राज हैं उतने ही सवाल, जितनी मिस्ट्री है भरोसे का उतना ही अभाव, और इसी बीच में छुपा है अंकिता के अंत होने की कहानी। इस मर्डर कांड में कुछ बताने और कुछ छिपाने के बीच की लकीर के इर्द गिर्द अभी भी कई सारे सबूतों का इंतजार है, ताकि पता चले कि एक साधारण परिवार की लड़की को दलदल में धकेलने वाले पापी की कहानी के और कितने किरदार हैं। सवाल किसी एक लड़की का नहीं है, सवाल है समूचे सिस्टम को लेकर, सवाल है रिजॉर्ट की आड़ में गंदे धंधे को लेकर, सवाल है प्रशासन की लापरवाही को लेकर, और सवाल है भरोसे के अभाव को लेकर। अब परिवार ने फिर से सवाल उठाए हैं। उस मां की बेचैनी को कोई भी जान सकता है जिसकी बेटी सही से अपने पैरों पर अभी खड़ी भी नहीं हुई थी कि पहले कुछ लोगों ने उसे मार दिया और फिर बगैर इजाजत उसे पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। मेरी मांग यही थी कि जो मेरे बेटे है पहले उसकी रिपोर्ट आ जाए, फिर उसका देह संस्कार होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे मेरी बेटी दिखाई नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है। उसके बाद उन अपराधों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए उनको, बस। माता जी, एक और सवाल कि ये बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है वहाँ, उसे मुझे क्या पता, मैं ना वहाँ गई ना मैंने वहाँ देखा, उसके बारे में मैं क्या जानूं, ना तो मैं वहाँ गई। तो पुलिस से आपकी क्या, सरकार से क्या कहना चाहती हैं, मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहती हैं? आज हरीश रावत जी भी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसी आप मुख्यमंत्री से हमारे मार्फत क्या कहना चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ, मैंने अपनी बेटी को खोया, कल को कोई दूसरी अंकिता इन दरिंदों के हत्थे न चढ़ी। जैसे मैं आज रो रही हूँ, मुझे तो जिंदगी भर का हो गया, लेकिन कोई दूसरी माँ का भी ऐसे ना रोए, बस। इनको फांसी मिलनी चाहिए। जो रसूखदार फैमिली है, इनके बारे में क्या कहना? इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उस दिन से में लिया जाए उनको, बस उसके बाप को भी जो तुरंत कस्टडी में ले जाए, मतलब परिवार की मां, बाप को भी, हाँ, उसके बाप को भी छोड़ना नहीं है, उसके बाप भी ऐसे घूम रहे हैं। माँ, बाप, परिवार, समाज सब रो रहे हैं। माँ के एक एक शब्द सीना छलनी करने वाले हैं, तो पिता अभी भी सिस्टम से सपोर्ट की उम्मीद में हैं, ताकि अंकिता के साथ हुए अन्याय को न्याय मिल सके। 23 को ये फरार हो गया। कौन? दोनों वहाँ पुलकित ये फरार हो गए थे। उसके बाद इन्होंने, प्रशासन ने पूरी मदद की, धीरे धीरे इन्होंने जो है उनका अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके दौरान शायद मुझे अनुमान लग रहा है कि तब तक लड़की जिंदा थी, लेकिन इन्होंने उस दिन जो है इसका मर्डर करके नहर में डाल दी। अच्छा, एक सवाल और है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जो अंकिता का कमरा तोड़ा गया, उसको लेकर भी आप क्या आपत्ति है? मुझे आपत्ति है कि किसके आदेश पे ये रोजेल्ट होटल तोड़ा गया। जब तक आप इन लोगों को, जब तक वहाँ का प्रूफ नहीं मिलता, इन लोगों ने किसके आदेश पे होटल बुलडोजर तोड़ा गया? आपने इसके बारे में पता किया कि किसके आदेश आए, क्यों, किसने आया कि किसके आदेश पे तोड़ा गया? अच्छा, आपका सवाल है कि किसके आदेश पे तोड़ा गया। अच्छा, और आपने रिजॉर्ट में क्या क्या देखा आपने? जी, वो तारें टूटी हुई थी, जगह जगह से टूटी हुई थी, और जो मेरे लड़के का बैग था वो बैग वैसे ही पड़ा था, उसमें ATM भी है उसमें, पर्स के अंदर, और करीब करीब 4-5 हज़ार उसके जेब में, उसमें वो घर ही से लेके थी, उसके पैसे सेब थी। और हाँ, एक और है जो है कि 18 तारीख को 8:30 बजे के बाद जब उसका स्विच ऑफ हो गया था, तो ये लोग उसको बाहर ले गए, 4 लोग, पुनीत आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित नाम का एक, चारों उनको बाहर, क्योंकि हमारे पास वीडियो है, तो तीनों लोग मेरे लड़के को बाहर ले गए। और जब 10:30 बजे के आसपास जब ये अंदर आए तो लड़की मेरी वापस नहीं आई। आक्रोश की आग सिर्फ किसी एक बात को लेकर नहीं है, गम और गुस्से के बीच सवाल भी कई हैं। बस इस बात को सोचकर देखिए कि किसी के परिवार की बेटी मारी गई और उससे बगैर पूछे ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। हो सकता है अंतिम संस्कार के बाद पुलिस प्रशासन को राहत मिली हो, लेकिन परिवार वालों की आंखों के सामने अभी भी अंकिता की तस्वीरें एक एक करके घूम रही है।
100% मालूम कर लिया है। हमारे डीआईजी और एसपी ने कोई सबूत नष्ट नहीं हुआ है और ये उनका वर्जन है और ये लोगों की गलतफहमी है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में डाला गया है वो ये है कि हमारी तो टीम 22 को भी रिसोर्ट में थी, 23 को भी थी, उन्होंने वीडियोग्राफी भी की है वहाँ की और जो चीज उनको जो साक्ष्य जरूरी थे वो उन्होंने इकट्ठे भी किए हैं। सर, ये बुलडोजर चलाने के निर्देश किसकी तरफ से थे? देखिए, इस बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, किंतु तो मैं एक ही पे कमेंट कर रहा हूँ। सर, क्या ये प्रशासन की तरफ से थे? बस मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या ये प्रशासन और सरकार की तरफ से थे आदेश? सीसीटीवी रिसोर्ट के काम ही नहीं कर रहे थे, वो हमारी टीम ने 22 और 23 को भी चेक कर लिए थे। सरकार की तरफ से आदेश थे या प्रशासन पुलिस की तरफ से आदेश थे बुलडोजर के लिए? देखिए, ये जो है इसमें मैंने आपको एक बता दिया कि एक जहाँ से भी हुआ है उस पर कार्रवाई हुई है रिसोर्ट पे और उसमें साक्ष्य कोई नष्ट नहीं हुआ है किसी भी तरह। अंकिता भंडारी इस बात को जान गई थी कि वो एक दलदल में फंस चुकी है। ऐसा भी नहीं कि वो इससे निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इस दलदल से जितना निकलने की कोशिश करती रही, पहले से ज्यादा इसमें फंसती चली गई। उस व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट से समझा जा सकता है जिसमें अंकिता अपने दोस्त को दर्द की एक एक कहानी बता और जता रही थी। उसी व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल कई है। वनंतरा रिसोर्ट में आने वाला स्पेशल गेस्ट कौन था? किस मेहमान के लिए खास इंतजाम किए जाने थे? अंकिता भंडारी पर दबाव बनाने को किसने कहा? अंकिता रिसोर्ट से जुड़ा कोई बड़ा राज जान गई थी? अंकिता का मर्डर बड़ा राज छिपाने के लिए किया गया? पुलिस और प्रशासन को लेकर सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे। 18 सितंबर की रात को अंकिता को चीला बैरेज से पानी में फेंका गया और उसकी लाश मिली 6 दिन के बाद। दूसरी तरफ उसके पिता थाने दर थाने अपनी बेटी का पता लगाने के लिए भटकते रहे। वो तो बैराज का पानी कम हो गया, वरना अंकिता की डेड बॉडी शायद ही कभी मिल पाती। ये सब भी एक कारण है कि परिवार के मन में अब कई बातें चल रही है। अंत में बोला मैं कि तभी को जब पोस्टमार्टम रिकॉर्ड फाइनल रिपोर्ट नहीं आई मेरे पास। वो तो लेकिन कल आएगी। लेकिन नहीं, तब तक मैं मान्य नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं, तब तक मैं अपने लड़के का देह संस्कार नहीं करूँगा। आपको क्या शक लगता है? मैंने बताया नहीं आपको कि इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। दुर्व्यवहार, ठीक। तो ये थे अंकिता के फादर, जिन्होंने सीधे रूप से बताया कि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशानी और शंका है कि कहीं ना कहीं उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो कि इस प्री रिपोर्ट में सामने बातें नहीं आ पाई हैं। जब तक अंकिता का शव बैराज के पानी से निकाला नहीं गया, तब तक रिजॉर्ट के मालिक और रिजॉर्ट के मैनेजर उसके एक दोस्त को पूरी तरह से इधर उधर की बातों में फंसाने की कोशिशों में लगा था। दरअसल पुलकित आर्य इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था कि अंकिता की मौत की बात किसी को पता भी नहीं लग पाएगा, लेकिन जो हुआ वो पुलकित की सोच के उलट हुआ। हेलो, हाँ, पता लगा कुछ? हेलो, बात करता हूँ बस आपको आधे घंटे में। हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे हो आप? यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुंच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे क्या? हाँ, रिजॉर्ट में जाएंगे, पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे। भाई ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ, जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, कहीं और जॉब ढूंढो, तो उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों हुआ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया आपको सारी बात समझाएंगे, अभी आप आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे बाद बात करते हैं। चलो ये भी मानता हूँ, चलो जो भी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरा कोई पर्सनल फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को थोड़ी ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। नहीं, जो मर्जी हो, मगर पर्सनल फोन है ना, बंदा कहीं पे भी फोन कर सकता। जिस लहजे और जिस विश्वास के साथ अंकिता के गुनहगार अंकिता के दोस्त से बातें कर रहा है, उससे साफ है कि उसे किसी बात का कोई डर था ही नहीं। इधर मौत से पहले अंकिता अपने व्हाट्सएप चैट में जितनी बातें लिखी थी, उससे ये भी साफ है कि पुलकित आर्य और उसके गुंडे दोस्त उसके पीछे पड़े हुए थे। इस बीच में सवाल ये भी कि पुलिस पुलकित की बताई थ्योरी पर ही काम कर रही है। बड़े नेता के बेटे होने की वजह से पुलकित को बचाने की कोशिश की गई। पटवारी को हत्या की बात पहले से पता थी। क्या पटवारी ने जानकारी छुपाने में पुलकित की मदद की? बुलडोजर एक्शन की आड़ में सबूत मिटाने की कोशिश हुई। रिजॉर्ट तोड़ना सबूत खत्म की साजिश नहीं तो और क्या है? बुलडोजर भेजने वालों पर एक्शन कब तक होगा?
हालांकि इन आरोपों के बीच प्रशासन का अपना तर्क है कि रिजॉर्ट तोड़े जाने से पहले यानी 24 सितंबर को सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए थे। फॉरेंसिक जांच में इस्तेमाल होने वाले सभी सबूत सुरक्षित हैं और आगे इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। इस बीच में सियासत करने वालों को अच्छा मौका मिल गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य की पुलिस पर सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बुलडोजर चलेगा तो फिर जो इल गॉटन प्रॉपर्टीज हैं, जो गलत तरीके से अर्जित प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें इस अपराधी के बाप की भी संपत्तियां हैं, उन पर चलना चाहिए बुलडोजर, उन पर चलाएं, उन पर चलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एविडेंसेस खत्म हो। एसआईटी जांच को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि इस दिशा में जांच जरूर होनी चाहिए, ऐसा कोई सवाल? हरीश रावत एक ही बात जानता है कि मुख्यमंत्री के सामने हम भरोसा जताना चाहेंगे और उनकी परीक्षा है, इम्तिहान है। आखिर समय देखता है, परीक्षा इम्तिहान सबका लेता है, तो इस इम्तिहान में वो कैसे खरे उतरते हैं। हाँ, वो एसआईटी करवाएं, सीबीआई करवाएं, कुछ करवाएं। हम ये उत्तराखंड, ये सब समुदाय उसको फांसी के फंदे पे देखना चाहता है, उनकी मदद करने वालों को जेल में देखना चाहता है, उस वीआईपी को जेल में देखना चाहता है और इस तरीके की संस्कृति को पनपनाने वालों के प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चलते देखना चाहता है। इन सभी सवालों के बीच दावे तो कई तरह के किए जा रहे, लेकिन अंकिता की मौत मामले में लापरवाही की बात भी करीब करीब सामने है और उसी आधार पर अब सवालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। लोगों के मन में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि आखिर जिस प्रदेश ने अपनी छवि एक शांत राज्य के तौर पर बनाई, वहां ऐसी घटनाएं किस तरह का संदेश दे रही है। श्रीनगर से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।